जय हिंद। आइए आज हम लोग फिर साइंस का क्वेश्चंस के यहाँ पर रिकॉल करेंगे। इतना ज़्यादा सा क्वेश्चंस के यहाँ पर रिकॉल करेंगे कि आपके एग्जाम्स में इन सब टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, तो आपको छूटेंगे नहीं, इतने तो जरूर हम गारंटी ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना समय को गाए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कहता है कि रबर के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछता है कि जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जबकि रबर जो होता है हम लोग का वह घुल जाता है, किस में घुल जाएगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो रबर में सल्फर मिलाते हैं, उसको सल्फर मिलाने से उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। और उसमें थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए याद रखिएगा कार्बन भी मिलाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि रबर के उत्पादन में विश्व में याद रखिएगा तो थाईलैंड 1 नंबर पे है। और भारत में अगर राज्य की बात करेंगे तो आपको मतलब केरल जो होगा कि रबर उत्पादन में 1 नंबर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ अन्य भी मतलब दिया गया, जैसे कि आपका एथिलीन हो गया, तो इसका फार्मूला होता है C2H4 होता है, यानी कि यह एल्कीन ग्रुप का समूह है और इसमें डबल बॉन्ड आपको एथिलीन में मिलता है। और ये याद रखिएगा, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ऐसा मतलब यह हार्मोन है जो कि पौधा को फलों को पका देता है, यानी कि पेड़ के ऊपर ही पौधी मतलब फल को पका देता है। और इसके अलावा ये देख लीजिए आपका एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2 मतलब H2 होता है और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यह एल्काइन ग्रुप का समूह है। और ये एसिटिलीन गैस से क्या करते हैं, इसको 2 जगह यूज करते हैं। गैस के वेल्डिंग में करते हैं हम लोग को यूज, और इसके अलावा इसको एसिटिलीन गैस को मतलब वह फलों को भी मतलब पकाने के लिए, यानी तुरा हुआ फल जो है उसको हम जिसको कार्बाइड कह देते हैं, तो उसको पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए आपका अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है और अमोनिया हैबर विधि से बनाया जाता है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में आपका लोहा का चून का प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को बहुत से रिकॉल किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें बनाते समय उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा कठोरता आ सके, और कठोरता आने के साथ उसको ढांचा मतलब यह साँचा में यानी कि उसमें ढाला जा सके, इसलिए उसको मिलाया जाता है। थोड़ा सा तांबा के मात्रा मिलाई जाती है। और अगर यही तांबा में थोड़ा सा हम कॉपर मिला देंगे, सॉरी यहाँ तांबा में थोड़ा सा हम एल्युमिनियम मिला देंगे, अगर 90% हमारा तांबा रहेगा और 10% हमारा क्या रहेगा कि एल्युमिनियम रहेगा, तो इसको हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं, यानी कि रोल गोल्ड जिन्हें हम लोग मतलब कहते हैं। और ये मतलब इसे झूठा सोना के मतलब रोल गोल्ड हो गया। और इस तरह से मतलब और एगो चीज़ और होता है, एक आयरन पाइराइट्स भी होता है, जिसके मतलब ये आयरन पाइराइट्स FeS2 होता है, इसे भी झूठा सोना के नाम से जानते हैं। तो आयरन पाइराइट्स इसे भी झूठा सोना कहते हैं और रोल्ड गोल्ड है। और ये आपको तो तांबा और आपको क्या होता है कि एल्युमिनियम बन जाता है। और वैसे नॉर्मल रूप से आपको मतलब सोना को ऐसे से हम लोग उसमें तांबा मिलाते हैं ताकि उसमें कठोरता आ जाए, उससे हम लोग आभूषण वगैरह बना सकते हैं। बात है कि सोना में, तो याद रखिएगा सोना का संकेत आपका Au होता है, इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा 79 है। इसे लैटिन भाषा में ऑरम के नाम से जानते हैं, ऑरम के नाम से जानते हैं। और जबकि अगर सोना उत्पादन विश्व में अगर देखेंगे तो चाइना आपका 1 नंबर पे आता है। और भारत में अगर बात करेंगे राज्य में तो कर्नाटक 1 नंबर पे आता है। वो भी कर्नाटक का आपने देखा हुआ है तो कौन सा फैक्ट्री, तो कोलार गोल्ड फील्ड इसी को कहते हैं। तो इसी को KGF आपने मूवी देखा, तो यानी कि वह सोना से संबंधित है। इसके अलावा कर्नाटक में आपका ये सोना हो गया। इसके अलावा चंदन के लकड़ी जो हो गया वो भी हो गया, पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा लाल चंदन, तो वह भी कर्नाटक का ही हो गया। और वैसे लाल चंदन ज्यादातर मतलब मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में भी आपको मिलता है। तो ये चीज भी याद रखना। सूरजमुखी वगैरह उत्पादन में भी आपको कर्नाटक प्रथम स्थान पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ क्वेश्चन सोना पे था तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि इसका मतलब सोना में आभूषण में बनाते हैं, स्वर्ण कठोरता के लिए तांबा मिलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोना का अयस्क देख लेते हैं। जैसे ये आपका काल्वेराइट हो गया, काल्वेराइट हो गया। इसके बाद मतलब सिल्वे नाइट हो गया। ये आपका मुख्य सोना का मुख्य अयस्क है। काल्वेराइट का अगर मतलब अयस्क का सूत्र दिखेगा तो Au आपका Te2, यही आपका काल्वेराइट का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ सोना से आपको याद रखना होगा कि फेरस एवं आयरन पाइराइट्स को भी झूठा सोना कहते हैं। और सोना में मतलब अथी, और उसके अलावा तांबा और एल्युमिनियम को सम्मिलित रूप को भी इसको रोल्ड गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वह ADP के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको किसको, तो नाइलॉन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे चूंकि यूरिया आया हुआ है तो देख लीजिए, यूरिया का निर्माण सबसे पहले ओवलर नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। यह पहला कार्बनिक पदार्थ यही था, यूरिया ही था। यूरिया का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो आपका फॉर्मूला यही होता है NH2CO NH2 होता है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 नाइट्रोजन है यानी कि N2
हो गया, और उसके बाद हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, तो इस तरह से N4 भी लिख सकते हैं, और CO इस तरह से भी आपको कहीं कहीं देखा हुआ मिल सकता है आपका फॉर्मूला में। तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा। बाकी आपने आपको एथिलीन या लिखा हुआ है, यानी कि C2H4, यानी कि वह एक हार्मोन है, यानी कि एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन मतलब ये हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना के बराबर ही रह जाता है, तो ये आपका एल्कीन हो गया। और इसमें कौन सा डबल बॉन्ड रहता है, एक एल्काइन होता है, -2 जोड़ देंगे तो यह एल्काइन हो जाएगा, आप प्लस अगर 2 कर देंगे तो यह एल्केन हो जाता है। एल्केन में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो और यहाँ से तो यहाँ हमने भी आपको यहाँ पे फार्मूला हमने आपको लिख दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देने योग्य बात ये है कि मोमबत्ती के क्या है, जलना, तो जल रहा है, तो यह कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन अगर मोमबत्ती का पिघलना कहेगा, देखिए जलना हो गया तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, अगर पिघलना कह दिया तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें दोनों तरह का देखने को मिलता है। जब यह पिघल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में भौतिक परिवर्तन, और जल रहा होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये क्या करता है मोमबत्ती, यह रासायनिक मतलब ऐसी ऊर्जा को क्या करता है, और प्रकाश और ऊष्मा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और जब मोमबत्ती, याद रखिएगा मोमबत्ती का जब लौ इस तरह से मतलब यह जलता है, तो याद रखिएगा उसके जो मतलब वो बीच वाला जो भाग होता है वह उसमें हमें वह जलने का एहसास नहीं कराता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि जो पटाखे वगैरह हम लोग फोड़ते हैं, रॉकेट या फुलझड़ी वगैरह छुरझुरी, तो ये इस तरह से याद रखेगा। तो याद रखिए इसमें कौन सा रंग पूछा है आपको, तो हरा रंग। तो याद रखिएगा हरा रंग आपको बेरियम के कारण देखने को मिलेगा। लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। जबकि पीला रंग आपको सोडियम के कारण होता है। तो ये चीज आपको इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि हरा हो गया आपका तो बेरियम हो गया, लाल हो गया तो स्ट्रोंशियम, पीला हो गया तो सोडियम। इसके अलावा चलिए सोडियम एक ऐसा होता है, सोडियम भी होता है, एक पोटेशियम होता है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। धातु होता है, इतना मुलायम तो जरूर होता है। अब बात है सोडियम का, तो अयस्क में कुछ लिखे हुए हैं हमने आपको, यानी कि NaCl नमक, ये सोडियम का अयस्क हो गया। चिली साल्ट पीटर जिसको NaNO3 के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बोरेक्स हो गया, Na2B4O7 10H2O होता है। तो ये बोरेक्स भी आपका किसका अयस्क है, तो सोडियम का ही अयस्क है। बेरियम का भी अयस्क होता है, बेराइट आता है। तो ये चीज याद रखना होगा। चलिए तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमने रिकॉल कराया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो याद रखिएगा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, याद रखिएगा वह ठोस से सीधा किस में बदल जाता है, या गैस में बदल जाता है। यानी कि आपको द्रव के रूप में आपको यह आता ही नहीं है। यानी कि किसी ठोस को भी ये गर्म करेंगे तो यह सीधे द्रव में आए हुए गैस में से फिर उसमें निकालेंगे तो वापस ठोस में आ जाता है। इसी विधि को आपको याद रखिएगा कौन सा विधि, तो ऊर्ध्वपातन विधि की मतलब कहा जाता है। इसके अलावा अब उदाहरण में देख लेते हैं कौन कौन से आपको ऊर्ध्वपातन विधि का उदाहरण में आते हैं। तो जैसे कि आपको एक कपूर हो गया, इसके अलावा आयोडीन हो गया, बेंजीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब आपका, और उसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन विधि का आपको क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं अपना गुणधर्म वगैरह। ये चीज आपको यहाँ से भी ध्यान रखना होगा। यानी कि ठोस से सीधे गैस में चले जाना या गैस से सीधे आपको ठोस में चले आना, उसको ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखें मुक्त अवस्था में आपका सोना रहता है, इसीलिए यह मतलब अभिक्रियाशील नहीं होता, इसलिए मुक्त अवस्था में शुद्ध रूप में रहता है। और सोना का हमने आपको बोला था काल्वेडाइट, तो AuTe2 होता है। इसके अलावा सिल्वेनाइट भी होता है। अब यहाँ पे और अयस्क देख लेते हैं, जैसे पारा हो गया तो HGS इसका, जिसको श्रीनेबार के नाम से जानते हैं, ये हो गया। इसके अलावा यूरेनियम का भी एक मुख्य अयस्क है, तो वह है पिच ब्लेंड, उसका फॉर्मूला होता है U3O8 होता है। ये चीज आपको याद रखना। उसी तरह से मतलब पारा पीने से आपको मीना माता रोग हो जाता है, कॉपर की अधिकता से बिल्सा रोग हो जाती है, एल्कोहल के अधिकता से आपको सिरोसिस हो जाएगा, उसी तरह से लोहा की अधिकता से आपको लौहमयता रोग हो जाती है, यानी कि सिरोसिस होता है, और कमी से आपको एनीमिया रोग देखने को मिलेगा। नाइट्रेट की अधिकता से आपका बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और फ्लोराइड की अधिकता से आपको क्या हो जाता है, दंत क्षय वगैरह होने लगता है, यानी कि दांत वगैरह सब टूटने लगता है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन आपको रिकॉल करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पुराने मतलब चित्र वगैरह को उभारने के लिए। साथ ही साथ याद रखें घाव वगैरह पर मतलब साफ सफाई करने के लिए भी उस वहाँ भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड का याद रखेंगे यह फॉर्मूला H2O2 होता है, ये आपका होता है। उसी तरह से आपको ये देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा के नाम से जानते हैं। और एक
भारी जल होता है जिसको परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, भारी जल, यानी उसका फार्मूला D2O होता है। और सिरका को याद रखिएगा एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काफी मतलब अचार वगैरह में प्रयोग होता है। और फार्मूला CH3COOH होता है। तो यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल करना होगा कि घाव को साफ सफाई में भी, साथ ही साथ पुराने तैल चित्रों में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए, कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो याद रखिएगा रंगीन यौगिक बनाने में आपका कौन सा है, तो आपको क्रोमियम ही बनाता है। इसके अलावा याद रखिएगा क्रोमियम का अयस्क में कौन है, तो आपको क्रोमाइट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तो क्रोमाइट मिलेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क में याद रखिएगा आपका कौन सा होता है, तो बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है कि Al2O3 2H2, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं आपको Al2O3 और ये आपका 2H2, यानी कि दो जल यहाँ पे उपस्थित रहेगा, तो ये आपका बॉक्साइड का फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे हम जल को मिटा देते हैं, यानी कि सिर्फ Al2O3 लिख देंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाता है, कुरंडम हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो यह कुरंडम का सूत्र हो गया। उसी तरह अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे पोटेशियम का भी अयस्क होता है नाइट्रेट, यानी कि KNO3 होता है। और हमने सोडियम का आपका याद करा ही दिया, यानी कि नमक हो गया, बोरेक्स हो गया, चिली साल्ट पीटर हो गया, NaOH3। ये सब आपका उसका मुख्य अयस्क अगर हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए, हालांकि बॉक्साइड के उत्पादन में याद रखिएगा तो आपका उड़ीसा 1 नंबर पे आता है। लौह अयस्क वगैरह भी उत्पादन में आपको उड़ीसा का प्रथम स्थान है। चलिए, सबसे हल्का तत्व, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बहुत सारा मतलब जरूरी है। यहाँ पे पूछा गया है कि हल्का तत्व कौन सा है, तो तत्व अगर पूछा गया तो आपको कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर यही पूछा जाता है सबसे हल्का आपका गैस कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन गैस ही है। लेकिन अगर यही पूछ देगा सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा कह देगा, तो अक्रिय गैस के रूप में आपको कह देगा, तो याद रखिएगा आपको हीलियम वहाँ पे मरना होगा। इसके अलावा हमने बता दिया आपका सोडियम है, ये पोटेशियम, जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे हल्का तत्व पूछ दिया। अगर यही तत्व ना पूछ के अगर यहाँ धातु पूछ देगा, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, तो आपको लिथियम धातु होता है। और सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो आपको ओस्मियम धातु होता है। तो याद रखिएगा धातु पूछ रहा है कि तत्व पूछ रहा है कि गैस पूछ रहा है, गैस में भी कौन सा अक्रिय गैस पूछ रहा है, ये सब पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो क्वेश्चन में आप वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा अक्रिय गैस में हीलियम हो गया, खाली हल्का गैस में पूछ दिया तो हाइड्रोजन हो गया। अगर धातु पूछ दिया हल्का तो आपको लिथियम हो गया, भारी धातु में ओस्मियम हो गया। चलिए, हल्का तत्व में आपको हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के बातम कक्षा में मतलब ये मतलब इसमें एक प्रोटॉन होते हैं और एक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है कि शून्य रहता है, इसलिए इसको मतलब कहा हाइड्रोजन कहा जाता है। और हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। एक प्रोटियम होता है और ये आपका ड्यूटेरियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये ट्राइटियम हो गया। यानी कि 2 वाला का ड्यूटेरियम हो गया, 3 वाला आपका ये ट्राइटियम होगा, प्रथम वाला ये आपका प्रोटियम हो गया। तो ये इसका अलावा प्रोटियम को तो कुछ संकेत नहीं है, यही लिखा जाता है, वो H ही लिखा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए। ड्यूटेरियम के लिए आपको D लिखा जाता है कैपिटल, या ट्राइटियम के लिए आपको कैपिटल T के नाम से संकेत से यहाँ पे किया जाता है। ये सब क्या है आपका समस्थानिक ही है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो याद रखिएगा वह सोना किस में घुल जाता है, तो अम्ल राज में आपको क्या जाता है कि घुल जाता है। अब अम्ल राज का यहाँ पे याद रखिएगा, हमने बोला था अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है, H2SO4 को। लेकिन अगर अम्ल राज कहेगा तो याद रखेगा उसको HNO3 प्लस HCl को ही कहा जाता है, और अनुपात 1:3 होता है। लिख देते हैं आपको यहाँ पे सुविधा के अनुसार HNO3, यानी कि HNO3 प्लस HCl, यानी यही हो गया आपका अम्लराज। और अनुपात 1:3 का यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसके अलावा चलिए यहाँ पे फिर हमने लिख दिया है आपको एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका के नाम से हम लोग जानते हैं। खट्टे फल मतलब ऐसी काफी अचार वगैरह में इसका प्रयोग होता है, CH3COOH। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, हमने एक फार्मूला यहाँ पे संयुक्त रूप से लिख दिया हूँ, यानी कि H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा होता है। क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित होता है सल्फर SO2, वह जल के साथ संयोग करके यही आपका निर्माण करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4। इसके अलावा नाइट्रोजन के डाई के ऑक्साइड क्या होता है, वह भी जल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, यानी कि HNO3 बनाता है। और इसी कारण यह अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होने के लिए आपको पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाता
जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। ये चीज़ याद रखना होगा। उसी तरह से मुँह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर आपका क्या हो जाता है कि मुँह वह दाँत वगैरह सब ऐसे ही क्षय होने लगता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखना होगा कुछ-कुछ पॉइंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए दिया सलाई में वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जबकि श्वेत फास्फोरस आपको देखते हैं कि वायुमंडल में स्वतः ही यह जलने लगता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम है तो आप जान ही रहे, इसको चाकू से काट सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सोडियम है इसको हम लोग जब द्रव में रखते हैं तो यह क्या करता है, उसके साथ संयोग करके यह उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और ये सोडियम इतना होता है ना, ये एक बम की तरह यानी कि ब्लास्ट करेगा। कभी आप सोडियम को पानी में फेंक कर देखिएगा या रख के, वह कुछ समय के बाद एकदम धुआं देगा, उसके बाद में यह उसमें से मतलब तीव्र आवाज़ के साथ यह फटेगा। तो ऐसा इसका गुण होता है। और एक तीखा गंध महसूस होगा, वो आपको हाइड्रोजन गैस के कारण ही आपको सुगंध देगा। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से ये रिकॉल हमने आपको करा दिया। चलिए आगे की ओर फिर से क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं कि युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला जो गैस होता है ल्यूसाइड, कौन सा होता है, तो ल्यूसाइड बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, तो याद रखिएगा ल्यूसाइड आपको एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। और एसिटिलीन आपका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, C2H2 होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा एसिटिलीन में। और ये किसका ग्रुप है, तो यह तीसरा का है, यानी कि एल्काइन ग्रुप का ग्रुप है। एल्काइन मतलब वही जिसमें -2 हो जाता है, CnH2n -2, यानी कि YNE यही एक संकेत से आप पकड़ सकते हैं। तो ये अल्काइन ग्रुप का होता है, तो इसका ही प्रयोग युद्धक में किया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया यहाँ पे कि अमोनिया हम लोग बनाते हैं हैबर्ट विधि द्वारा, जिसमें लोहा का चून का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस बनाने का भी एक डिकेन विधि होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। और हमने यहाँ पे एल्काइन वाला में देखिए, यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला यहाँ भी लिख दिया है, आप चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि लार में पाए जाने वाला इंजाइम जो होता है कि वह जो कि स्टार्च को यानी कि मंड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन सा कर देता है, तो याद रखना है कि वह माल्टेज कर देता है। तो याद रखिएगा जो हम लोग खाते हैं तो उसमें स्टार्च या मंड होता है, और यही क्या करता है कि वह मतलब जो माल्टेज होता है उसको माल्टोज को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। यानी कि पहले देखिए टाइलिन निकलता है, लार में क्या होता है कि टाइलिन निकलता है, टाइलिन स्टार्च या मंड को क्या करता है माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में, फिर इसके बाद में ये माल्टेज निकलता है और यही माल्टेज माल्टोज को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। तो यहाँ से 2 स्टेप होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। टाइलिन अमंड को थोड़ा सा मात्रा में उसको माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है, तो टाइलिन करता है, और यही फिर बाद में माल्टोज को वापस ये जो माल्टेज निकलता है मुंह में से तो इसको ग्लूकोज में बदल देता है। और याद रखिएगा इसमें से ग्लूकोज में बदल देता है। और लीवर में हमारा ग्लूकोज क्या किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संयुक्त रहता है, और जैसे ही शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वहाँ से निकलते ही रहता है धीरे धीरे। अब इसके अलावा मुंह में याद रखिएगा एक लाइसोजाइम भी आपको क्या निकलता है, ये निकलता है। ये क्या करता है आपको बैक्टीरिया को आपको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा, एक तरह से लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम हो गया, तो आपको टाइलिन हो गया। इसके अलावा एक लाइसोजाइम जो हो गया जो बैक्टीरिया को मारता है, इसका अलावा माल्टेज निकलता है। तो ये सब मुँह वगैरह में ये सब निकलता है, और मुँह से ही पाचन वगैरह कार्बोहाइड्रेट ये सब पाचन होने लगता है। और छोटी आंत में याद रखिएगा, छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और लेकिन जो और पानी का जो अवशोषण होता है वो आपको कहाँ पे होता है, तो आपको बड़ी आंत में देखने को मिलेगा। और पेट में यानी कि अमाशय में आपका भोजन कितने समय तक रहता है, तो याद रखिएगा उसमें लगभग 4 घंटे तक ले समय रहता है। और पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं, तो पूर्ण पाचक रस यानी कि अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, उसमें से पूर्ण पाचक रस निकलता है, उसे ही कहा जाता है। यानी कि ये एल से लाइपेज हो गया जो वसा को पचाने का कार्य करता है, ए से एमाइलेज हो गया जो आपको स्टार्च यानी कि मंड को पचाने का कार्य करता है, और ट्रिप्सिन आपको क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो इसीलिए LAT यानी कि ये वाला का लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों को पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। और ये आपका यह अग्नाशय से निकलता है यानी कि पैंक्रियाज से निकलता है, और इसमें से पैंक्रियाज ही हो गया जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। जबकि पहला सबसे बड़ा ग्रंथि में आपको लीवर हो जाएगा, लेकिन लीवर में अभी कौन सा है, तो लीवर याद रखिएगा सबसे वह बाहरी स्रावी ग्रंथि है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आपको गर्दन के पास में ये थायराइड ग्रंथि होता है, यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और
सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि में याद रखिएगा उसको पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो उसका वजन 0.8 ग्राम होता है। इससे भी छोटा एक होता है पीनियल ग्रंथि, उसका वजन 0.1 ग्राम होता है, जिसमें से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो आपको नींद मतलब नींद जल्दी दे देता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन से याद रखना होगा। और यहाँ कुछ हमने उसी से संबंधित लिख दिया है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने से दंत क्षय वगैरह होने लगता है, और जब अम्लीय वर्षा के लिए 6.5 से 5.6 से यानी कि कम होता है तो अम्लीय वर्षा है। और जमीन का जो होता है अम्लीयता का मान वो 6.5 होता है, यानी कि आप पलट सकते हैं 5.6 यहाँ पे ऊपर पलट दिए तो 6.5 हो गया। तो यहाँ से भी आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। उसी तरह से आपका ये इरेप्सिन हो गई, ये आपका छोटी आंत से ही निकलता है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है। तो याद रखना पेट्रोल में विषैला पदार्थ है वह टेट्राएथिल लेड होता है, यानी कि शीशा ही होता है जो आपको क्या करता है कि ये सब प्रदूषण वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था तो इसके कारण ये उधर को आपको मतलब प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण सरकार ने रोक लगा दिया। अब इसमें से शीशा वगैरह ज़्यादा नहीं मिलाई जाती है, तो ये होता है आपको याद रखिएगा। बाकी ये ब्यूटेन हो गया, तो आपको एलपीजी गैस वाला नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन ही द्रवयूत के रूप में आपको मिलता है, और याद रखिएगा। और इसके अलावा ये अगर बात करेंगे ब्यूटेन का तो ये कार्बन 4 वाला को ही ब्यूटेन कहा जाता है, यानी कि C4 इसको एस्टेन है के नाम C4 एस्टेन ये होता है आपका फॉर्मूला। यानी कि 1 वाला कार्बन वाला का मेथेन हो गया, C2 वाला का एथेन हो गया, 3 वाला का मतलब मेथेन एथेन ये प्रोपेन हो गया, C4 वाला का ये ब्यूटेन है, C5 वाला का पेंटेन हेक्सेन सेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डीकेन, इस तरह से यह चलता है। तो इसके से संबंधित हो जैसा होगा फिर हम आपको आगे की ओर बताएंगे। वैसे पेट्रोलियम याद रखेगा और सादी चट्टानों में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के क्या आम आता है। तो याद रखिए वो कौन सा आता है, तो बेंजीन आता है, और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। और बेंजीन में याद रखिएगा 12 गो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, और आपको 3 क्या होता है पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसके अलावा याद रखिएगा हमने आपको वह बेंजीन तो बताया ही था, और ये मेथिल एल्कोहल जो कि आपको अंधा कर देता है यानी कि CH3OH होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हमने आपको देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने आपको यहाँ पर रिकॉल कराया, और इसका बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपके इधर देख लीजिए बच गया है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है। तो चलिए अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो डिस्कशन रिकॉल्स में तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।